हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल बीट द नीट। कैसे हैं बच्चे आप सभी लोग? आई होप कि आपकी सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप लोग अपना इन एनसीईआरटी ऑडियो बुक से अब हिंदी में भी प्रॉपरली रिवीजन कर पा रहे होंगे। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो एनसीईआरटी ऑडियो बुक की मैंने इंग्लिश में भी आपकी रिकॉर्ड कर रखी है, तो आप वो प्लेलिस्ट में जा करके अपनी स्पेसिफिक ऑडियो बुक को सुन सकते हैं। एंड केमिस्ट्री की भी रिकॉर्डेड है एंड फिज़िक्स की अभी ऑन गोइंग है। हिंदी एनसीईआरटी की मैं ऑडियो बुक्स पूरी रिकॉर्ड कर रही हूँ अभी करेंटली। साथ ही साथ सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके PYQ बेस्ड 1 मिनट बायोलॉजी की सीरीज़ ज़रूर देखिएगा। इसको मिस मत करिएगा बच्चों, क्योंकि इस सीरीज़ में मैं आपके PYQs को देख करके जो क्वेश्चंस बार बार आते हैं आपके नीट में, क्योंकि घूम फिर करके वही क्वेश्चंस आते हैं, बस लैंग्वेज चेंज हो जाती है, बाकी कॉन्सेप्ट्स टॉपिक सब वही सेम होते हैं। तो मैं उन टॉपिक को ही पहले लेकर के आपके लिए 1 मिनट बायोलॉजी के वीडियोस बना रही हूँ, तो आप लोग उन्हें ज़रूर विजिट करिएगा, क्योंकि आप लगभग 50 सेकंड के अंदर एक पूरे टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से रिवाइज कर लेते हैं। तो आप मुझे बताइएगा कि आपको उन वीडियोस में कौन से टॉपिक्स पे पहले चाहिए, मैं आपके लिए वो पहले 1 मिनट बायोलॉजी में भी वीडियोस बनाऊंगी। कल मैंने आपको प्रोवाइड किया था चैप्टर 11 क्लास 12 का बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, एंड आज मैं आप लोगों को उसी यूनिट का चैप्टर 12 बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन प्रोवाइड करने वाली हूँ, यानी कि जैव प्रौद्योगिकी एंड उसके उपयोग। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और जल्दी से ही हम अपनी ऑडियो बुक को स्टार्ट करते हैं। तुम पिछले अध्याय में जैव प्रौद्योगिकी जिसके बारे में पढ़ चुके हो, उसमें मुख्यतया आनुवांशिक रूप से रूपांतरित सूक्ष्म जीवों, कवक, पौधों व जंतुओं का उपयोग करते हुए जैव भैषजिक व जैविक पदार्थों का औद्योगिक स्तर पर उत्पादन किया जाता है। जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग चिकित्सा शास्त्र, निदान सूचक, कृषि में अनुवांशिकतः रूपांतरित फसलें, संसाधित खाद्य, जैव सुधार, अपशिष्ट प्रतिपादन व ऊर्जा उत्पादन में हो रहा है। जैव प्रौद्योगिकी के 3 विवेचनात्मक अनुसंधान क्षेत्र हैं। का उन्नत जीवों जैसे सूक्ष्म जीवों या शुद्ध एंजाइम के रूप में सर्वोत्तम उत्प्रेरक का निर्माण करना। खा उत्प्रेरक के कार्य हेतु अभियांत्रिकी द्वारा सर्वोत्तम परिस्थितियों का निर्माण करना, तथा गा अनुप्रवाह प्रक्रमण तकनीक का प्रोटीन कार्बनिक यौगिक के शुद्धिकरण में उपयोग करना। अब हम पता लगाएंगे कि मनुष्य जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग विशेष रूप से स्वास्थ्य व खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में जीवन स्तर के सुधार में किस प्रकार से लगा हुआ है। 12.1 कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग। खाद्य उत्पादन में वृद्धि हेतु हम 3 संभावनाओं के बारे में सोच सकते हैं। का रसायन कृषि, रसायन आधारित कृषि। ख कार्बनिक कृषि यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग, और ग अनुवांशिकता जेनेटिक्स निर्मित फसल आधारित कृषि। हरित क्रांति द्वारा खाद्य पूर्ति में तिगुनी वृद्धि और सफलता मिलने के बावजूद मनुष्य की बढ़ती जनसंख्या का पेट भर पाना संभव नहीं है। उत्पादन में वृद्धि आंशिक रूप से उन्नत किस्मों की फसलों के उपयोग के कारण है, जबकि इस वृद्धि में मुख्यतया उत्तम प्रबंधकीय व्यवस्था और कृषि रसायनों, खादों तथा पीड़क नाशकों का प्रयोग एक कारण है। हालांकि विकासशील देशों के किसानों के लिए कृषि रसायन काफ़ी महंगे पड़ते हैं व परंपरागत प्रजनन के द्वारा निर्मित किस्मों से उत्पादन में वृद्धि संभव नहीं है। क्या ऐसा कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है जिसमें आनुवांशिकी जानकारी का उपयोग करते हुए किसान अपने खेतों से सर्वाधिक उत्पादन ले सकेंगे? क्या ऐसा कोई तरीका है जिसके द्वारा खादों और रसायनों का न्यूनतम उपयोग कर उसके द्वारा पर्यावरण पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभावों को घटा सकते हैं? आनुवांशिकता रूपांतरित फसलों का उपयोग ही इस समस्या का हल है। ऐसे पौधे, जीवाणु, कवक व जंतु जिनके जीन्स हस्त कौशल द्वारा परिवर्तित किए जा चुके हैं, आनुवांशिकता रूपांतरित जीव यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनिज्म, इट्स ऑर्गेनिज्म नॉट ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज GMOs कहलाते हैं। GMO का व्यवहार स्थानांतरित जीन की प्रकृति, परपोषी पौधों, जंतुओं या जीवाणुओं की प्रकृति व खाद्य जाल पर निर्भर करता है। GM पौधों का उपयोग कई प्रकार से लाभदायक है। आनुवांशिक रूपांतरण द्वारा का अजैव प्रतिबलों, ठंडा, सूखा, लवण, ताप के प्रति अधिक सहिष्णु फसलों का निर्माण। खा रासायनिक पीड़कनाशकों पर कम निर्भरता करना, पीड़कनाशी प्रतिरोधी फसल। गा कटाई पश्चात होने वाले अनादि नुकसानों को कम करने में सहायक। घा पौधों द्वारा खनिज उपयोग क्षमता में वृद्धि या शीघ्र मृदा उर्वरता समापन को रोकता है। अंगा खाद्य पदार्थों के पोषणिक स्तर में वृद्धि, उदाहरणार्थ विटामिन ए समृद्ध धान, गोल्डन राइस। उपरोक्त उपयोगों के साथ साथ GM का उपयोग तदनुकूल पौधों के निर्माण में सहायक है, जिनसे वैकल्पिक संसाधनों के रूप में उद्योगों में वसा, ईंधन व भेषजीय पदार्थों की आपूर्ति की जाती है।
कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोगों में जिनके बारे में तुम विस्तृत रूप से अध्ययन करोगे वह पीड़क प्रतिरोधी फसलों का निर्माण है जो पीड़क नाशकों की मात्रा को कम प्रयोग में लाती है। बीटी एक प्रकार का जीव विष है जो एक जीवाणु जिसे बैसिलस थ्रिएजिएंसिस, संक्षेप में बीटी कहते हैं, से निर्मित होता है। बीटी जीव विष जीवाणु से क्लोनीकृत होकर पौधों में अभिव्यक्त होकर कीटों के प्रति प्रतिरोधकता पैदा करता है जिससे कीटनाशकों के उपयोग की आवश्यकता नहीं रह गई है। इस तरह से जीव पीड़क नाशकों का निर्माण होता है। उदाहरणार्थ बीटी कपास, बीटी मक्का, धान, टमाटर, आलू व सोयाबीन आदि। बीटी कपास बैसिलस थ्रिएजिएंसिस की कुछ नस्लें ऐसे प्रोटीन का निर्माण करती हैं जो विशिष्ट कीटों जैसे लेथिडोप्टेरन, तंबाकू की कलिका कीड़ा, सैनिक कीड़ा एंड कोलियोप्टेरन यानी भृंग व डिप्टेरन मक्खी मच्छर को मारने में सहायक है। बैसिलस थ्रिएजिएंसिस अपनी वृद्धि की विशेष अवस्था में कुछ प्रोटीन रवा का निर्माण करती हैं। इन रवों में विषाक्त कीटनाशक प्रोटीन होता है। यह जीव विष बैसिलस को क्यों नहीं मारता? वास्तव में बीटी जीव विष प्रोटीन प्राकजीव विष निष्क्रिय रूप में होता है। ज्यों ही कीट इस निष्क्रिय जीव विष को खाता है इसके रवे आंत में क्षारीय पीएच के कारण घुलनशील होकर सक्रिय रूप में परिवर्तन हो जाते हैं। सक्रिय जीव विष मध्य आंत के उपकली कोशिकाओं की सतह से बंध कर उसमें छिद्रों का निर्माण करते हैं और जिस कारण से कोशिकाएं फूलकर फट जाती हैं और परिणाम स्वरूप कीट की मृत्यु हो जाती है। विशिष्ट बीटी जीव विष जीन्स बैसिलस थ्रिएजिएंसिस से पृथक कर कई फसलों जैसे कपास में समाविष्ट किया जा चुका है। जीन्स का चुनाव फसल व निर्धारित कीट पर निर्भर करता है जबकि सर्वाधिक बीटी जीव विष कीट समूह विशिष्टता पर निर्भर करते हैं। जीव विष जिस जीन द्वारा कूटबद्ध होते हैं उसे क्राई कहते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं। उदाहरण स्वरूप जो प्रोटीन्स जीन क्राई1 AC व क्राई2 AB द्वारा कूटबद्ध होते हैं वे कपास के मुकुल कृमि को नियंत्रित करते हैं। चित्र 12.1 जबकि क्राई1 AB मक्का छेदक को नियंत्रित करता है। ये डायग्राम आप देख सकते हैं 12.1 कॉटन प्लांट का। पीड़क प्रतिरोधी पौधा विभिन्न सूत्रकृमि मानव सहित जंतुओं व कई किस्म के पौधों पर परजीवी होते हैं। सूत्रकृमि मिलवाइडिगाइन इनकॉग्निशिया तंबाकू के पौधों की जड़ों को संक्रमित कर उसकी पैदावार को कम कर देता है। काफ़ी उपरोक्त संक्रमण को रोकने के हेतु एक नवीन योजना को स्वीकार किया गया जो आरएनए अंतरक्षेप की प्रक्रिया पर आधारित है। आरएनए अंतरक्षेप सभी सीम केंद्र की जीनों में कोशिकीय सुरक्षा की एक विधि है। इस विधि में विशिष्ट दूत आरएनए पूरक द्विसूत्री आरएनए से वर्धित होने के पश्चात निष्क्रिय हो जाता है जिसके फलस्वरूप दूत आरएनए के स्थानांतरण यानी ट्रांसलेशन को रोकता है। इससे द्विसूत्री आरएनए का स्रोत संक्रमण करने वाले विषाणु में पाए जाने वाले पूरक आरएनए जीनोम यानी ट्रांसपोजॉन के प्रतिकृत के उपरांत बनने वाले मध्यवर्ती आरएनए हैं। एग्रोबैक्टीरियम संवाहकों का उपयोग कर सूत्रकृमि विशिष्ट जीनों को परिपोषी पौधों में प्रवेश कराया जा चुका है। डीएनए का प्रवेश इस प्रकार कराया जाता है कि परिपोषी कोशिकाओं में अर्थ सेंस व प्रति अर्थ एंटीसेंस आरएनए का निर्माण करता है। ये दोनों आरएनए एक दूसरे के पूरक होते हैं जो द्विसूत्री आरएनए का निर्माण करते हैं जिससे आरएनए अंतरक्षेप प्रारंभ होता है और इसी कारण से सूत्रकृमि के विशिष्ट दूत आरएनए निष्क्रिय हो जाते हैं। इसके फलस्वरूप परजीवी परपोषी में विशिष्ट अंतरक्षेपी आरएनए की उपस्थिति में परजीवी जीवित नहीं रह पाता है। इस प्रकार परजीवी पौधे अपनी सुरक्षा परजीवी से करते हैं। 12.2 डायग्राम आप देख सकते हैं। 12.2 चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग। पुनर्योगस डीएनए प्रौद्योगिकी विधियों का स्वास्थ्य सुरक्षा के क्षेत्र में अत्यधिक प्रभाव डाला है क्योंकि इसके द्वारा उत्पन्न सुरक्षित व अत्यधिक प्रभावी चिकित्सीय औषधियों का उत्पादन अधिक मात्रा में संभव है। पुनर्योगस चिकित्सीय औषधियों का अवांछित प्रतिरक्षात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है जबकि ऐसा देखा गया है कि उपरोक्त उत्पाद जो अमानवीय स्रोतों से विलगित किए गए हैं वे अवांछित प्रतिरक्षात्मक प्रभाव डालते हैं। वर्तमान समय में लगभग 30 पुनर्योगस चिकित्सीय औषधियाँ विश्व में मनुष्य के प्रयोग हेतु स्वीकृत हो चुकी हैं। वर्तमान में इनमें से 12 भारत में विपणित हो रही हैं। 12.2.1 आनुवांशिकता निर्मित इंसुलिन यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसुलिन। वयस्कों में होने वाले मधुमेह का या जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। वयस्कों में होने वाले मधुमेह का नियंत्रण निश्चित समय अंतराल पर इंसुलिन लेने से ही संभव है। मानव इंसुलिन पर्याप्त उपलब्ध न होने पर मधुमेह रोगी क्या करेंगे? उस पर विचार करने पर हम इस बात को स्वीकार करेंगे कि हमें अन्य जानवरों से इंसुलिन वियुक्त कर उपयोग में लाना होगा। क्या अन्य जंतुओं से वियुक्त इंसुलिन मानव शरीर में भी प्रभावी है और उसका मानव शरीर की प्रतिरक्षा अनुक्रिया पर कोई हानिकारक प्रभाव तो नहीं पड़ता है?
तुम कल्पना करो कि यदि कोई जीवाणु मानव इंसुलिन बना सकता है तो निश्चय ही पूरी प्रक्रिया सरल हो जाएगी। तुम आसानी से ऐसे जीवाणु को अधिक मात्रा में विकसित कर जितना चाहे अपनी आवश्यकता के अनुसार इंसुलिन बना सकते हो। सोचो, क्या इंसुलिन मधुमेही लोगों को मुख से दिया जा सकता है कि नहीं? क्यों? मधुमेह रोगियों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाला इंसुलिन जानवरों व सूअरों को मारकर उनके अग्नाशय से निकाला जाता था। जानवरों द्वारा प्राप्त इंसुलिन से कुछ रोगियों में एलर्जी या बाह्य प्रोटीन के प्रति दूसरे तरह की प्रतिक्रिया होने लगती थी। इंसुलिन 2 छोटी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है, श्रृंखला ए व श्रृंखला बी, जो आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ी होती हैं। चित्र 12.3, ये देखिए आप चित्र 12.3, एंड ये इसके डाइसल्फाइड ब्रिजेस हैं। मानव सहित स्तनधारियों में इंसुलिन प्राक हार्मोन संश्लेषित होता है, यानी कि प्रो इंसुलिन संश्लेषित होता है, जिसमें एक अतिरिक्त फैलाव यानी सी पेप्टाइड कहते हैं। यह सी पेप्टाइड परिपक्व इंसुलिन में नहीं होता है, जो अपरिपक्वता के दौरान इंसुलिन से अलग हो जाता है। आरडीएनए तकनीकियों का प्रयोग करते हुए इंसुलिन के उत्पादन में मुख्य चुनौती यह है कि इंसुलिन को एकत्रित कर परिपक्व रूप में तैयार किया जाए। 1983 में एली लिली नामक एक अमेरिकी कंपनी ने 2 डीएनए अनुक्रमों को तैयार किया जो मानव इंसुलिन की श्रृंखला ए और बी के अनुरूप होती हैं, जिसे ई कोलाई के प्लाज्मिड में प्रवेश कराकर इंसुलिन श्रृंखलाओं का उत्पादन किया। इन अलग अलग निर्मित श्रृंखलाओं ए और बी को निकालकर डाइसल्फाइड बंध बनाकर आपस में संयोजित कर मानव इंसुलिन का निर्माण किया गया। 12.2.2 जीन चिकित्सा। यदि एक व्यक्ति आनुवांशिक रोग के साथ पैदा हुआ है तो क्या इस रोग के उपचार हेतु कोई चिकित्सा व्यवस्था है? जीन चिकित्सा ऐसा ही एक प्रयास है। जीन चिकित्सा में उन विधियों का सहयोग लेते हैं जिनके द्वारा किसी बच्चे या भ्रूण में चिन्हित किए गए जीन दोषों का सुधार किया जाता है। उसमें रोग के उपचार हेतु जीनों को व्यक्ति की कोशिकाओं या ऊतकों में प्रवेश कराया जाता है। आनुवांशिक दोष वाली कोशिकाओं के उपचार हेतु सामान्य जीन को व्यक्ति या भ्रूण में स्थानांतरित करते हैं, जो निष्क्रिय जीन की क्षतिपूर्ति कर उसके कार्यों को संपन्न करते हैं। जीन चिकित्सा का पहला प्रयोग वर्ष 1990 में एक 4 वर्षीय लड़की में एडेनोसिन डीएमिनेज यानी एडीए की कमी को दूर करने के लिए किया गया था। यह एंजाइम प्रतिरक्षा तंत्र के कार्य के लिए अति आवश्यक होता है। उपरोक्त समस्या जो एंजाइम एडेनोसिन डीएमिनेज के लिए जिम्मेदार है, जो इसके लोप होने के कारण होता है। कुछ बच्चों में एडीए की कमी का उपचार अस्थिमज्जा के प्रत्यारोपण से होता है, जबकि दूसरों में एंजाइम प्रतिस्थापन चिकित्सा द्वारा उपचार किया जाता है, जिसमें सुई द्वारा रोगी को सक्रिय एडीए दिया गया जाता है। उपरोक्त दोनों विधियों में यह कमी है कि ये पूर्णतया रोगनाशक नहीं है। जीन चिकित्सा में सर्वप्रथम रोगी के रक्त से लसीकाणु को निकालकर शरीर से बाहर संवर्धन किया जाता है। सक्रिय एडीए का cDNA पश्च विषाणु संवाहक का प्रयोग कर लसीकाणु में प्रवेश कराकर अंत में रोगी के शरीर में वापस कर दिया जाता है। ये कोशिकाएं मृतप्राय होती हैं, इसलिए आनुवांशिक निर्मित लसीकाणुओं को समय समय पर रोगी के शरीर से अलग करने की आवश्यकता होती है। यदि मज्जा कोशिकाओं से विलगित अच्छे जीनों को प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था की कोशिकाओं से उत्पादित एडीए में प्रवेश करा दिया जाए तो यह एक स्थायी उपचार हो सकता है। 12.2.3 आणविक निदान। आप जानते हैं कि रोग के प्रभावी उपचार के लिए उसकी प्रारंभिक पहचान व उसके रोग क्रिया विज्ञान को समझना अति आवश्यक है। उपचार के परंपरागत विधियों, सीरम या मूत्र विश्लेषण आदि का प्रयोग करते हुए रोग का प्रारंभ में पता लगाना संभव नहीं है। पुनर्योगित डीएनए प्रौद्योगिकी, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया व एंजाइम सहलग्न प्रतिरक्षा, शोषक आमापन यानी एलाइजा कुछ ऐसी तकनीक हैं जिसके द्वारा रोग की प्रारंभिक पहचान की जा सकती है। रोगजनक जीवाणु, विषाणु आदि की उपस्थिति का सामान्यतया तब पता चलता है जब उसके द्वारा उत्पन्न रोग के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। उस समय तक रोगजनक की संख्या शरीर में पहले से काफ़ी अधिक हो चुकी होती है। जब बहुत कम संख्या में जीवाणु या विषाणु उस समय जब रोग के लक्षण स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं, तब उनकी पहचान पीसीआर द्वारा उनके न्यूक्लिक एसिड के एम्प्लीफिकेशन द्वारा कर सकते हैं। क्या तुम बता सकते हो कि पीसीआर द्वारा डीएनए की बहुत कम मात्रा में कैसे पहचान की जाती है? पहचान कैसे की जाती है? संदेहात्मक एड्स रोगियों में एचआईवी की पहचान हेतु पीसीआर आजकल सामान्यतया उपयोग में लाया जा रहा है। इसका उपयोग संदेहात्मक कैंसर रोगियों के जीन में होने वाले उत्परिवर्तनों को पता लगाने में भी किया जा रहा है। यह एक उपयोगी तकनीक है जिसके द्वारा बहुत सारी दूसरी आनुवांशिक दोषों की पहचान की जा सकती है। डीएनए या आरएनए की एकल श्रृंखला में एक विकिरण संक्रिय अणु संपरीक्षित जुड़कर कोशिकाओं के क्लोन में अपने पूरक डीएनए से संकरित होते हैं, जिसके बाद में स्वविकिरण चित्रण यानी ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा पहचानते हैं। क्लोन जिसमें उत्परिवर्तित जीन मिलते हैं।
छायाचित्र यानी कि फोटोग्राफिक फिल्म पर दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि इस प्रोब व उत्परिवर्तित जीन आपस में एक दूसरे के पूरक नहीं होते हैं। एलाइजा प्रतिजन प्रतिरक्षी पारस्परिक क्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन पर। रोग जनकों के द्वारा उत्पन्न संक्रमण की पहचान प्रतिजनों, प्रोटीनजन, ग्लाइकोप्रोटीन्स आदि की उपस्थिति या रोग जनकों के विरुद्ध संश्लेषित प्रतिरक्षी की पहचान के आधार पर की जाती है। 12.3 पारजीवी जंतु, ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ऐसे जंतुओं जिनके डीएनए में परिचालन द्वारा एक अतिरिक्त बाहरी जीन व्यवस्थित होता है जो अपना लक्षण व्यक्त करता है, उससे पारजीवी जंतु कहते हैं। परजीवी चूहे, खरगोश, सुअर, भेड़, गाय व मछलियाँ आदि पैदा हो चुके हैं, उसके बावजूद उपस्थित परजीवी जंतुओं में 95% से अधिक चूहे हैं। इस तरह के जंतुओं का उत्पादन क्यों किया जाता है? इस तरह के परिवर्तन से मानव का क्या लाभ है? अब हम कुछ सामान्य कारणों के पता करेंगे। सामान्य शरीर क्रिया व विकास। परजीवी जंतुओं का निर्माण विशेष रूप से इस प्रकार किया जाता है जिनमें जीनों के नियंत्रण व इनके शरीर के विकास व सामान्य कार्यों पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। उदाहरणार्थ, विकास में भागीदार जटिल कारकों जैसे इंसुलिन की तरह विकास कारक का अध्ययन। दूसरी जाति यानी स्पीशीज के जीन्स को प्रवेश कराने के उपरांत उपरोक्त कारकों के निर्माण में होने वाले परिवर्तनों से होने वाले जैविक प्रभाव का अध्ययन तथा कारकों की शरीर में जैविक भूमिका के बारे में सूचना मिलती है। रोगों का अध्ययन। अनेकों परजीवी जंतु इस प्रकार निर्मित किए जाते हैं जिनसे रोग के विकास में जीन की भूमिका क्या होती है, यह विशिष्ट रूप से निर्मित है, जो मानव रोग के नए नमूनों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं ताकि रोगों के नए उपचारों का अध्ययन हो सके। वर्तमान समय में मानव रोगों जैसे कैंसर, पुटीय रेशमायता, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रोमेटॉइड संधिशोध व एल्जाइमर हेतु परजीवी नमूने उपलब्ध हैं। जैविक उत्पाद। कुछ मानव रोगों के उपचार के लिए औषधि की आवश्यकता होती है जो जैविक उत्पाद से बनी होती है। ऐसे उत्पादों को बनाना अक्सर बहुत महंगा होता है। परजीवी जंतु जो उपयोगी जैविक उत्पाद का निर्माण करते हैं उनमें डीएनए के भाग को प्रवेश कराते हैं जो विशेष उत्पाद के निर्माण में भाग लेते हैं। उदाहरण, मानव प्रोटीन यानी अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन का उपयोग एम्फीसीमा के निदान में होता है। एंड ठीक उसी तरह का प्रयास फेनाइलकीटोन्यूरिया व पुटीय रेशमायता के निदान हेतु किया गया है। वर्ष 1977 में सर्वप्रथम परजीवी गाय रोजी मानव प्रोटीन संपन्न दुग्ध 2.4 ग्राम प्रति लीटर प्राप्त किया गया। इस दूध में मानव अल्फा लैक्टोअल्बुमिन मिलता है जो मानव शिशु हेतु अत्यधिक संतुलित पोषक तत्व है जो साधारण गाय के दूध में नहीं मिलता। टीका सुरक्षा। टीकों का मानव पर प्रयोग करने से पहले टीके की सुरक्षा जांच के लिए परजीवी चूहों को विकसित किया गया। पोलियो टीका की सुरक्षा जांच के लिए परजीवी चूहे का उपयोग किया जा चुका है। यदि उपरोक्त प्रयोग सफल व विश्वसनीय पाए गए तो टीका सुरक्षा जांच के लिए बंदर के स्थान पर परजीवी चूहों का प्रयोग किया जा सकेगा। रासायनिक सुरक्षा परीक्षण। यह अविषालुता सुरक्षा परीक्षण कहलाता है। यह वही विधि है जो औषधि व अविषालुता परीक्षण हेतु प्रयोग में लाई जाती है। परजीवी जंतुओं में मिलने वाले कुछ जीन इसे अविषालु पदार्थों के प्रति अति संवेदनशील बनाते हैं, जबकि अपरजीवी जंतुओं में ऐसा नहीं है। परजीवी जंतुओं को अविषालु पदार्थों के संपर्क में लाने के बाद पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। उपरोक्त जंतुओं में अविषालुता परीक्षण करने से कम समय में परिणाम प्राप्त हो जाता है। 12.4 नैतिक मुद्दे। मानव जाति द्वारा अन्य जीवधारियों से हित साधन बिना विनियमों के और अधिक नहीं किया जा सकता। सभी मानवीय क्रियाकलापों के लिए जो जीवधारियों के लिए असुरक्षात्मक या सहायक हों उनमें आचरण की परख के लिए कुछ नैतिक मानदंडों की आवश्यकता है। ऐसे मुद्दों में नैतिकता से इनमें जैव वैज्ञानिक महत्व भी है। जीवों के आनुवांशिक रूपांतरण के तब अप्रत्याशित परिणाम निकल सकते हैं जब ऐसे जीवों का पारिस्थितिक तंत्र में सन्निविष्ट कराया जाए। इसलिए भारत सरकार ने ऐसे संगठनों को स्थापित किया है जैसे कि GEAC जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी अर्थात अनुवांशिकी अभियंत्रिकी संस्तुति समिति, जो कि GM अनुसंधान संबंधी कार्यों की वैधानिकता तथा जन सेवाओं के लिए GM जीवों के सन्निवेश की सुरक्षा आदि के बारे में निर्णय लेगी। जन सेवा जैसे कि आहार व चिकित्सा स्रोतों हेतु में जीवों के रूपांतरण उपयोगिता जो इनके जीवों के लिए अनुमत एकस्व की समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। जनमानस में इस बात को लेकर आक्रोश है कि कुछ कंपनियां आनुवांशिक पदार्थों, पौधों व अन्य जैविक संसाधनों का उपयोग कर बनने वाले उत्पाद व तकनीक के लिए पेटेंट प्राप्त कर रहे हैं, जबकि ये बहुत समय पहले से विकसित व पहचानी जा चुकी हैं और किसान तथा विशेष क्षेत्र या देश के लोग द्वारा इनका उपयोग किया जा रहा है।
धान एक महत्वपूर्ण खाद्यान्न है जिसके बारे में हजारों वर्ष पूर्व एशिया के कृषि के इतिहास में वर्णन मिलता है। एक अनुमान के अनुसार केवल भारत में धान की लगभग 2 लाख किस्में मिलती हैं। भारत में धान की जो विविधता है वह विश्व की सर्वाधिक विविधताओं में एक है। बासमती धान अपनी सुगंध व स्वाद के लिए मशहूर है और इसकी 27 पहचानी गई किस्में भारत में उगाई जाती हैं। पुराने ग्रंथों, लोक साहित्य व कविताओं में बासमती का वर्णन मिलता है, जिससे पता चलता है कि ये कई सौ वर्ष पहले से उगाया जाता रहा है। सन 1977 में एक अमेरिकी कंपनी ने बासमती धान पर अमेरिकन एकस्व व ट्रेडमार्क कार्यालय द्वारा एकस्व अधिकार प्राप्त कर लिया था। इससे कंपनी बासमती की नई किस्मों को अमेरिका व विदेशों में बेच सकती है। बासमती की नई किस्म वास्तव में भारतीय किसानों की किस्मों से विकसित की गई थी। भारतीय बासमती को अर्धबौनी किस्मों से संकरण कराकर नई खोज या एक नई उपलब्धि का दावा किया था। एकाधिकार के लागू होने के बाद इस एकाधिकार के तहत अन्य लोगों द्वारा बासमती का विक्रय प्रतिबंधित हो सकता था। मल्टीनेशनल कंपनियों व दूसरे संगठनों द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों से बिना व्यवस्थित अनुमोदन व क्षतिपूरक भुगतान के जैव संसाधनों का उपयोग करना बायोपायरेसी कहलाता है। बहुत सारे औद्योगिक राष्ट्र आर्थिक रूप से काफ़ी संपन्न हैं, लेकिन उनके पास जैव विविधता एवं परंपरागत ज्ञान की कमी है। इसके विपरीत विकसित व अविकसित विश्व जैव विविधता व जैव संसाधनों से संबंधित परंपरागत ज्ञान से संपन्न है। जैव संसाधनों से संबंधित परंपरागत ज्ञान का उपयोग आधुनिक उपयोगों में किया जा सकता है, जिसके फलस्वरूप इसके व्यापारीकरण के दौरान समय, शक्ति व खर्च को बचाया जा सकता है। विकसित व विकासशील राष्ट्रों के बीच अन्याय, अपर्याप्त क्षतिपूर्ति व लाभों की भागीदारी के प्रति भावना विकसित हो रही है। इसके कारण कुछ राष्ट्रों ने अपने जैव संसाधनों व परंपरागत ज्ञान का बिना पूर्वानुमति के उपयोग पर प्रतिबंध के लिए नियमों को बना रहे हैं। भारतीय संसद ने हाल ही में भारतीय एकस्व बिल यानी इंडियन पेटेंट बिल में दूसरा संशोधन पारित किया है, जो ऐसे मुद्दों को ध्यानार्थ लेगा जिसके अंतर्गत एकस्व नियम संबंधी आपातकालिक प्रावधान तथा अनुसंधान एवं विकासी प्रयास शामिल हैं। सारांश यानी समरी। सूक्ष्म जीवों, पौधों, जंतुओं व अनेक उपापचयी कार्यप्रणाली का उपयोग करते हुए जैव प्रौद्योगिकी द्वारा मनुष्य के लिए कई उपयोगी पदार्थों का निर्माण हो चुका है। पुनर्योगस डीएनए प्रौद्योगिकी ने ऐसे सूक्ष्म जीवों, पौधों व जंतुओं का निर्माण संभव कर दिया है जिनमें अभूतपूर्व क्षमता निहित है। आनुवांशिकता रूपांतरित जीवों का निर्माण एक या एक से अधिक जीन का एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरण की प्राकृतिक विधि के अतिरिक्त पुनर्योगस डीएनए प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए किया गया है। जीएम पौधों का उपयोग फसल उत्पादन बढ़ाने, पश्च फसल उत्पाद नुकसान में कमी व फसलों के प्रतिबंधों के प्रति अधिक सहनशील बनाने में अत्यंत उपयोगी है। ऐसे बहुत जीएम फसल पौधे हैं जिनका खाद्य पौष्टिक स्तर काफ़ी उन्नत है व उन पीड़क प्रतिरोधी फसलों की रासायनिक कीटनाशकों पर निर्भरता काफ़ी कम है। पुनर्योगस डीएनए प्रौद्योगिकी प्रक्रियाओं का स्वास्थ्य सुरक्षा के क्षेत्र में अत्यधिक महत्व है, क्योंकि इनके द्वारा सुरक्षित व अत्यधिक प्रभावशाली औषधियों का निर्माण संभव है। पुनर्योगस चिकित्सीय औषधियाँ मनुष्य के प्रोटीन के समतुल्य हैं। इस कारण से इनका प्रतिरक्षात्मक अवांछित प्रभाव नहीं पड़ता है व इनसे संक्रमण के खतरे भी नहीं होते हैं, जैसा कि अमानवीय स्रोतों से विलगित इस प्रकार के पदार्थों से होता है। जीवाणु में रचित मानव इंसुलिन, जो संरचनात्मक प्रकृति अणु से पूर्णतया समान होता है। परजीवी जंतु मानव रोगों जैसे कैंसर, पुटीय रेशमयता, रोमेटॉइड संधिशोध व एल्जीमर के लिए नमूने के रूप में उपयोग किए जाते हैं, जिनसे हमें रोग के विकास में जीन की भूमिका को पता लगाने में सुविधा होती है। जीन चिकित्सा द्वारा खास तौर से आनुवांशिक रोगों को दूर करने के लिए व्यक्ति विशेष की कोशिकाओं व ऊतकों में जीन को प्रवेश कराते हैं। इसके कारण खराब उत्परिवर्तित विकल्पी के स्थान पर सक्रिय विकल्पी या जीन टारगेटिंग के द्वारा उपचार होता है, जिनमें जीन प्रवर्धन शामिल है। विषाणु जो अपने परपोषी पर आक्रमण कर अपने विभाजन चक्र के लिए अपना आनुवांशिक पदार्थ परपोषी की कोशिकाओं में प्रवेश करता है, इसे संवाहक के रूप में प्रयोग कर स्वस्थ जीन या नए जीन के भाग को स्थानांतरित किया जा सकता है। सूक्ष्म जीवों, पौधों व जंतुओं के व्यवहार के प्रति वर्तमान दिलचस्पी ने गंभीर नैतिक प्रश्न खड़े कर दिए हैं। भारत सरकार ने इस दिशा में कुछ ठोस कदम उठाए हैं और इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। आपकी बायोटेक्नोलॉजी यूनिट पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है। रिवीजन करने के लिए इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और मुझे अपना नेक्स्ट चैप्टर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको किसकी पहले ऑडियो बुक चाहिए, 11th की चाहिए, 12th की चाहिए, या कौन सा चैप्टर सबसे पहले चाहिए। कमेंट सेक्शन में आप मेरे साथ शेयर करिएगा ताकि मैं आपके लिए वो ऑडियो बुक प्रोवाइड कर सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो बुक में। आप लोग एंजॉय करिए, अपना रिवीजन करिए। सो टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, जस्ट स्टे ट्यून्ड विद मी, बाय बाय।